Hello students, welcome once again to the web classes. So in the previous lectures we understood the concept of final account और हमने कुछ sums भी देख लिए थे. आज हम देखने वाले हैं एक नया illustration फाइनल अकाउंट का. ध्यान से देखिएगा और समझिएगा. इसके बाद के सारे illustration या क्वेश्चन जो है आपको खुद करने होंगे. फिर हम स्कूल ओपन होने का वेट करेंगे, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट स्कूल जो है वो ओपन हो चुकी होगी. मे बी आप जब ये वीडियो देखोगे तो ठीक है. तो बचे हुए जो डाउट्स हैं वो हम स्कूल में साथ मिलकर सॉल्व कर लेंगे. तो इस चैप्टर के लिए मेरी तरफ से ये वीडियो जो है वो अंतिम वीडियो होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन करने का जो काम है वो कर दिया. अब जो डाउट है, जो एडजस्टमेंट आपको समझ में नहीं आते, वो आप जूम लेक्चर पर या फिर लाइव लेक्चर या फिर जब फिजिकल लेक्चर स्टार्ट होगा तब आप पूछ सकते हो, ठीक है. तो रीड कर रहा हूँ हेडलाइन इसकी. प्रिपेयर फाइनल अकाउंट from the following trial balance as on 31st/3/2015 of Pushpa. Adjustment. First adjustment, stock on 31st/3/2015 is 2 lakh, out of which market value of 30% stock is 20% more and market value of 50% stock is less by 10%, whereas remaining stock need to repair एक्सपेंस ऑफ 2000. तो देखो, स्टॉक पे कभी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं होती, इसे सॉल्व करना होता है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस. हम सॉल्व कर लेंगे बाद में. आगे, गुड्स 5000 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट. तो गिवन एज एडवर्टाइजमेंट गुड्स दिए हैं, तो पहला टिक मार्क होगा परचेज पर और दूसरा टिक मार्क होगा एडवर्टाइजमेंट पर. तो चलिए, एडवर्टाइजमेंट ये मिल गया मुझे ट्रायल बैलेंस के लास्ट में, और परचेज पर एक टिक मार्क करोगे तो ये मिल गया मुझे परचेज, ठीक है, कर दिया टिक मार्क. आगे चलते हैं. क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज. तो देखो, है सेल्स, भूल से लिख दिया परचेज पर, तो सेल्स पे टिक होगा, परचेज पे टिक होगा. सेल्स का रिलेशन है डेटर के साथ, तो डेटर्स पे टिक होगा, और क्रेडिटर का रिलेशन होता है परचेज के साथ, तो क्रेडिटर पे भी टिक होगा, ठीक है. तो डेटर, क्रेडिटर, सेल्स एंड परचेज, 4 टिक मार्क होगी. सो डेटर, क्रेडिटर, सेल्स एंड परचेज. सो सेल्स एंड परचेज ये मिल गए, ये मिल गया परचेज, ये मिल गया सेल्स. डेटर का मतलब ये रहा डेटर और ये रहा क्रेडिटर. हो गया टिक मार्क. सो होपफुली ये समझ में आ रहा है. नेक्स्ट, राइट ऑफ 20,000 एज बैड डेट फ्रॉम द डेटर एंड प्रोवाइड 10% BDR. तो डबल टिक मार्क ऑन डेटर. सो डू डबल टिक मार्क ऑन डेटर. 1 टिक मार्क was already there. Now total 3 tick marks done on the debtor. Then 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो इस पर टिक मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स वी आर ऑलरेडी राइटिंग इन द इनर कॉलम. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स एसेट एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके, टिक मार्क ऑन फिक्स्ड एसेट. सो टिक मार्क ऑन फिक्स एसेट. सो होपफुली इट इज क्लियर टू यू. नाउ योर वर्क इज पॉज दिस वीडियो एंड प्रिपेयर अकाउंट. कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? तो आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट पूरे एक एक पेज में, और बैलेंस शीट थर्ड पेज पे. क्लियर है? चलो पॉज कीजिए और बना लीजिए. होपफुली आप सभी ने अकाउंट ड्रॉ कर लिए होंगे. अब जैसा जैसा मैं 1 by 1 इफेक्ट देता जाऊं, ठीक है, वैसे वैसे आपको भी इफेक्ट देते जाना है. सबसे पहला है, तो सबसे पहले है ड्राइंग्स एंड कैपिटल. तो ड्राइंग की होती है डेबिट बैलेंस, कैपिटल की होती है क्रेडिट बैलेंस. तो चलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में हम जाएंगे और लिखेंगे कैपिटल. ये रहा कैपिटल 3 लाख रुपीज़, एंड 4 लाइन छोड़कर, 3 से 4 लाइन छोड़कर ड्राइंग्स 24,000 रुपीज़. होपफुली ये समझ में आ रहा होगा. ये पहला हो गया. इसके बाद परचेज एंड सेल्स. तो परचेज की होती है डेबिट बैलेंस और सेल्स की होती है क्रेडिट बैलेंस. तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा परचेज, ये रहा टू परचेज 2,96,000 एंड बाय सेल्स 8 लाख रुपीज़. क्लियर? देन आफ्टर गुड्स रिटर्न. तो देखो, एक होता है परचेज रिटर्न, एक होता है सेल्स रिटर्न. सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट. तो ये 80,000 जो है वो सेल्स रिटर्न है और 20,000 जो है वो परचेज रिटर्न है. क्लियर? तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करेंगे. ये रहा सेल्स रिटर्न 80,000 एंड परचेस रिटर्न 20,000. देखिए दूसरी बात, जैसे ये बीच में कुछ और लिखा हुआ है, एक्चुअली ये एडजस्टमेंट है, आप इसे बाद में करना, आप पहले माइनस कर दो 8 लाख माइनस 80,000. सिमिलरली यहाँ पर भी परचेस में भी ये बीच की जो पोर्शन है,
ये जब आएगा हम तब करेंगे, तो आपको बीच में लाइन स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 2,96,000 में से सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे, 20,000 माइनस के। बोलो क्लियर हो गया। इस तरह से आपको इफेक्ट देनी है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। देखिए प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉय का होता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड होता है बिजनेस की लायबिलिटी, है ना, लायबिलिटी की बैलेंस होती है क्रेडिट। तो ये 1 लाख जो है वो प्रोविडेंट फंड है, 1 लाख जो है वो प्रोविडेंट फंड है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, मालिक की तरफ से एम्प्लॉय को दिया जाने वाला पैसा। तो ये 10,000 ये होता है एक्सपेंस। समझ में आ गया। मतलब ये जो 1 लाख है ये है लायबिलिटी, है ना, इनर कॉलम में लिखना है अभी लायबिलिटी, और ये 10,000 जो है वो है एक्सपेंस, जो कि आएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। ये 1 लाख क्यों इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसके आगे भी प्रोविडेंट फंड ही दिया हुआ है ना। तो ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है ये एक्सपेंस में लिखा जाएगा, और ये 1 लाख जो है वो लायबिलिटी में लिखा जाएगा। तो चलिए इसके इफेक्ट दे दें। तो P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम 10,000 टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, और 1 लाख जो है वो हमारा हो गया लायबिलिटी। लायबिलिटी पोर्शन में लिखा जाएगा इस तरह से प्रोविडेंट फंड 1 लाख रुपीज़। बोलो क्लियर है इतना। आगे इसके बाद में है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। देखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट है, एसेट की होती है डेबिट बैलेंस। तो ये 1 लाख जो है वो एसेट है, उसको एसेट में लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये एक्चुअली इनकम है, लेकिन ये इनकम हमारी नहीं है। ये 8,000 जो इनकम है वो है एम्प्लॉय की, क्योंकि वो प्रोविडेंट फंड बिजनेस का होता ही नहीं है, वो एम्प्लॉयज़ का होता है। तो ये 8,000 रुपीज़ जो है वो पीएफ में, ये पीएफ में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। बोलो समझ में आ गया। तो ये जो 1 लाख है ये एसेट में लिखा जाएगा, और ये 8,000 जो है वो प्रोविडेंट फंड में ऐड होगा। तो चलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये आ गए हम एसेट साइड में, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़, एंड ये ऐड कर दिया हमने 8,000 की जो इनकम है इंटरेस्ट ऑन पीएफ। तो टोटल हो गया 1,08,000। क्लियर है। देन आफ्टर या debtors and creditors. So debtors with triple tick mark and creditors with single tick mark. So debtor मतलब डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो असेट है। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। तो डेटर लिखेंगे 2 लाख, एसेट में 6 लाइन की स्पेस रखेंगे क्योंकि टिक मार्क है ना। तो ये रहे बैलेंस शीट, पेज टर्न किया, ये रहा डेटर, डेटर आ गए हमारे 2 लाख के, और क्रेडिटर्स हो गए 1,50,000 के। बोलो क्लियर है। तो डेटर हो गया 2 लाख के, क्योंकि इस पर अंडरलाइन मैं नहीं कर पाऊंगा, सो इट इज़ माई लिमिटेशन, यू कैन कंसिडर इट माई लिमिटेशन। ओके आगे। अच्छा कितनी कितनी लाइन की स्पेस छोड़नी है, तो क्रेडिटर पे सिंगल टिक मार्क है तो 1 लाइन की स्पेस छोड़ोगे, और डेटर पे 3 टिक मार्क है तो कम से कम 5 लाइन की स्पेस रखनी है। क्लियर। आगे आगे चलते हैं। तो हमें सबसे पहला दिखता है डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट, जो डेबिट है वो एक्सपेंस, जो क्रेडिट है वो इनकम। मतलब जो डेबिट है वो P&L के डेबिट में लिखा जाएगा, और जो क्रेडिट है वो P&L के क्रेडिट में लिखा जाएगा। सो कम टू द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में आ जाइए, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में आप लिखोगे डिस्काउंट गिवन। ये देखो डेबिट वाला जो है, टू डिस्काउंट गिवन 46,000 एंड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 14,000. Hopefully you are getting my point. Then bad debt and bad debt reserve. So bad debt and bad debt reserve, बैड डेट होता है डेबिट और बैड डेट रिजर्व होता है क्रेडिट। लास्ट टाइम मैंने बताया था जब भी आपको बैड डेट मिले तो आप इस तरह से फॉर्मेट बनाओगे P&L अकाउंट के डेबिट में, टू बैड डेट, देन अगेन बैड डेट, देन BDR, देन अगेन BDR, फिर आप लिखोगे TAT, टाट। ठीक है। अब बैड डेट ट्रायल बैलेंस की वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस की वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, और एडजस्टमेंट जो सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ सेंटर में लिखेंगे। इस तरह से एक फॉर्मेट रेडी करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ट्रायल, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस में ये जो पहले आप देख रहे हो बैड डेट T,
और ये BDRT फॉर 30,000 एंड 45,000. सो P&L अकाउंट के डेबिट में चलिए जरा. सो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, लेट्स मूव ऑन. ये रहा, देखिए दिख रहा है आपको बैड डेट ट्रायल बैलेंस यहाँ पूरा लिखा हुआ, आपको टी लिखना है. बैड डेट ए, बैड डेट रिजर्व ए एंड बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस. क्लियर है? तो ये फॉर्मेट है. क्लियर ना? आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो हमें बैड डेट दिया हुआ 30,000 और BDR दिया हुआ है 45,000. बाकी की वैल्यू जैसे हमें मिलेगी हम उस तरह से लिखेंगे. बोलो समझ में आ गया आप लोगों को? तो होपफुली ये समझ में आ चुका है. आगे चलते हैं. आगे चलें तो ये पोर्शन पूरा हुआ. मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ. बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. तो देखिए बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. बिल्स रिसीवेबल की होती है डेबिट बैलेंस, मतलब ये 15,000 जो है ये बिल्स रिसीवेबल है और ये 25,000 जो है वो बिल्स पेएबल है. इज इट क्लियर? तो बिल्स रिसीवेबल 15,000 एसेट में और बिल्स पेएबल लायबिलिटी में. तो ये रहा बिल्स रिसीवेबल 15,000 एंड ये रहा बिल्स पेएबल जो है 25,000. बोलो क्लियर है इतना? सो होपफुली इट इज क्लियर. नेक्स्ट जो है वो है स्टॉक ऑफ गुड्स 1,414 80,000. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में. तो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाए. ये रहा ट्रेडिंग डेबिट साइड 80,000 टू ओपनिंग स्टॉक. आगे इसके बाद है डैमरेज. देखो डैमरेज जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी. डैमरेज 3,000, तोलाई 1,000 एंड कैरेज इनवर्ड 18,000. ये तीनों के तीनों जो है वो परचेस एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में लिखा जाएगा. सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाइए. सो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा. देखिए टू डैमरेज 3,000, तोलाई 1,000, कैरेज इनवर्ड 18,000. क्लियर है? आगे ट्रेड एक्सपेंस जो है वो P&L अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है ना. कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस ये दोनों ही एसेट है. तो चलिए ट्रेड एक्सपेंस, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस की एंट्री दे दें. तो ट्रेड एक्सपेंस P&L डेबिट, यू कैन सी P&L अकाउंट डेबिट साइड 90,000 और एसेट साइड में आएगा कैश एंड बैंक. सो कैश बैलेंस 16,000 एंड बैंक बैलेंस 25,000. होप इट्स मेकिंग सेंस टू यू. नेक्स्ट फिक्स्ड असेट्स. असेट साइड में लिखेंगे हम 4 लाख रुपीज़. देखो ये जो वैल्यू दी है ना 5 लाख, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दी है. ठीक है. और एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारा एक्सपेंस है P&L के डेबिट में इनर कॉलम में, क्योंकि टिक मार्क है. तो P&L के डेबिट में पहले चेक कर लो एडवर्टाइजमेंट. ये रहा एडवर्टाइजमेंट P&L के डेबिट में 28,000 और फिक्स एसेट एसेट साइड में 4 लाख. फिक्स्ड एसेट एसेट साइड में 4 लाख. बोलो क्लियर है आपको? होपफुली ये समझ में आ गया है. आगे चलिए. आगे चलें तो अब आता है एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट जो है पहला एडजस्टमेंट मैं रीड करता हूँ. कलर चेंज कर लेते हैं एडजस्टमेंट के लिए पिंक. स्टॉक ऑन 1/3/2015 ऑफ ₹2 lakh out of which market value of 30% stock is 20% more and market value of 50% stock is less by 10%, whereas remaining stock needs to repair expense of 2,000. ठीक है. अब क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया इसमें, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा. देखिए हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए है ना. 2 लाख रुपए वैल्यू है. इसमें से आप बात करो पहले 30% स्टॉक की. सो 2 लाख के 30% करोगे तो 60,000 आता है. यस और नो? यस. 60,000 की वैल्यू 20% क्या है? मोर है. तो मोर लेना ही नहीं है ध्यान में. क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस लेते हैं. विच एवर इज लेस लेते हैं, तो यहाँ मोर करेंगे ही नहीं. चलो मोर को जाने दो. मार्केट वैल्यू 50% स्टॉक. ओके 2 लाख का 50% कितना होता है? 1 लाख. ओके 1 लाख के स्टॉक की वैल्यू 10% क्या है? लेस है. तो लेस करेंगे 10,000 हो जाएगा. तो बचा कितना? 90,000. तो 90,000 यहाँ बच रहा है. और बचा हुआ स्टॉक जो है रिमेनिंग स्टॉक नीड्स अ रिपेयर ऑफ 2,000. बचा कितना स्टॉक? सो देखो इस 30% तो इधर आ गया, 50% इधर आ गया, तो बचा कितना? 20%. 20% मतलब 40,000. सो 40,000 बच रहा है. सो
हाँ 40,000 जो बच रहा है उस पर 2,000 के रिपेयरिंग की ज़रूरत है। सो 40,000 में से आप 2,000 को माइनस कर दो, ठीक है, तो बचा कितना 38,000। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया। तो सभी के लोएस्ट वैल्यू लेंगे। तो देखो कैलकुलेशन का मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मेट पड़ा हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले वाले में हमने क्या लिया, तो सबसे पहले वाले में तो मोर लिखा हुआ था, तो मोर तो हमने लिया नहीं, तो 60,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। यहाँ पर जो 1 लाख थी उसकी वैल्यू 10% लेस है, मतलब 90,000 वैल्यू बची, और यहाँ पर 40,000 की वैल्यू जो है वो 38,000 हो गई। कैसे, क्योंकि 2,000 की रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो देखो विच एवर इज़ लेस, तो ये लेस है, ये लेस है, और 60 और 60 दोनों सेम है, कोई भी ले लो। तो 60,000 प्लस 90,000 प्लस 38,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक बनता है 1,88,000। तो 1,88,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। इसकी पहली इफेक्ट होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरी इफेक्ट होगी एसेट साइड में। तो चलिए देखते हैं एसेट साइड में, पहले चेक कर लेते हैं। है 1,88,000, देखिए 1 टू क्लोजिंग स्टॉक 1,88,000, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आपको दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, देखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,88,000। इज दैट क्लियर। आगे दूसरा एडजस्टमेंट जो है वो कहता है गुड्स ऑफ 5,000 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। गिवन एज एडवर्टाइजमेंट का मतलब है गुड्स गए, परचेस में से माइनस करोगे क्योंकि गुड्स गए, और एडवर्टाइजमेंट में करना है प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा, देखिए गुड्स माइनस कर देंगे 5,000 गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, और आप एडवर्टाइजमेंट में कर दोगे प्लस। P&L अकाउंट के आपको डेबिट में मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट कहाँ है, ये रहा, प्लस गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट 5,000, टोटल इट बिकेम 33,000। होपफुली इट्स मेक सेंस टू यू, और समझ में आ रहा है अच्छे से। आगे चलिए, तो क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेस। तो जो भूल हो गई है पहले उसे सुधार लो। तो परचेस में लिख दिया, तो परचेस से माइनस करो और सेल्स में प्लस करो, ठीक है। तो परचेस में कर दो माइनस, ये रहा, देखिए परचेस में से रॉन्गली रिकॉर्डेड 10,000 और अनरिकॉर्डेड सेल्स यहाँ प्लस कर दिया 10,000। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया आपको। यानी इस तरह से आप ये जो परचेज को क्लोज करोगे 296 माइनस 10 माइनस 5 एंड माइनस 20, तो ये आ गया 2,61,000। और सेल्स में 8 लाख, उसमें प्लस करोगे 10,000 और माइनस करना है 80,000, तो बचता है 7,30,000। क्लियर है। ये तो हुई सिंगल इफेक्ट, ये तो हुई सिंगल इफेक्ट। क्या हुआ कि देखिए सेल्स था, भूल से परचेस में लिख दिया, तो इसकी सुधार तो हमने दिया, सेल्स में ऐड कर दिया और परचेस में परचेस में से माइनस कर दिया। अब था ये क्रेडिट सेल्स था, इसका मतलब क्रेडिटर और डेटर में भी इफेक्ट जाएगा, तो क्रेडिटर में माइनस होगा और डेटर में क्या हो जाएगा प्लस। तो चलिए बैलेंस शीट में आइए, और यहाँ आ जाएगा, पहले डेटर में कर देते हैं प्लस 10,000 और क्रेडिटर में से कर देते हैं माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेस 10,000, तो क्रेडिटर बचे 1,40,000 के। क्लियर है। अब चलिए अगले एडजस्टमेंट की तरफ। तो हो गए। देखिए पहला एडजस्टमेंट ऐसा था जिसके हमने टोटल 4 इफेक्ट दी। कितने इफेक्ट दी, 4, है ना। आगे चलें। राइट ऑफ 20,000 एज बैड डेट फ्रॉम द डेटर एंड प्रोवाइड 10% BDR, है ना। तो हम 20,000 जो है वो क्या रखने वाले हैं, बैड डेट और 10% BDR। तो चलिए डेटर्स पे, डेटर्स कहाँ है, ये रहे डेटर्स। देखो 2,10,000 बचा था, उस पर से हम रख रहे हैं बैड डेट 20,000। 2,10,000 माइनस 20 190, 190 का BDR 10%, 19,000 बचा कितना 1,71,000। अच्छा ये चीज़ आप क्यों की, क्योंकि ये कहाँ दी थी, एडजस्टमेंट में दी थी। तो आप BDA बैड डेट एडजस्टमेंट, सो बैड डेट एडजस्टमेंट की जगह पर लिखना है 20,000 और BDRA की जगह लिखना है 19,000। कितना, 19,000। सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके ना, ओके जस्ट अ सेकेंड। आगे चलते हैं इसके सेकंड इफेक्ट के लिए। तो ये P&L अकाउंट डेबिट में बैड डेट एडजस्टमेंट 20,000 एंड बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 19,000। नाउ क्लोज इट। सो 30,000 प्लस 20,000 प्लस 19,000 माइनस 45,000, सो इट बिकेम 24,000। बोलो क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे। कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो कैपिटल पे 10% कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास कैपिटल है
कहाँ मिलेगा? लायबिलिटी में। तो ये रहा लायबिलिटी, देखिए लायबिलिटी 3 लाख है, 3 लाख का 10% करेंगे तो 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड ड्राइंग्स है 24,000, 24,000 का 5% करेंगे तो 1200, तो टोटल ड्राइंग हो गई आपकी 25,200। इज दैट क्लियर? आगे दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? तो देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस है, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस का क्या है? इनकम है ना? तो ये कैपिटल का इंटरेस्ट डेबिट में लिखा जाएगा और ड्राइंग का इंटरेस्ट क्रेडिट में लिखा जाएगा P&L अकाउंट के। चलिए चेक कीजिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिखेगा कहीं, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1200। आगे लास्ट एडजस्टमेंट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% ऑन फिक्स एसेट एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड हो, आपने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, एंड द कॉस्ट प्राइस इज, देखिए ये रहा कॉस्ट प्राइस 5 लाख रुपीज़ दिया हुआ था ना, कितना? 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख का अगर 10% करेंगे 50,000, तो आपको डेट असेट्स में से, फिक्स असेट में से 50,000 माइनस करना है। तो यहाँ से माइनस किया 50,000, है ना, बचा कितना? 3,50,000। ये 50,000 जो है डेप्रिसिएशन, वो हमारा क्या है? हमारा एक्सपेंस है, तो P&L के डेबिट में लिखा जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 50,000। सो सारे एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिए, यस हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है? 1 बाय 1 इसे क्लोज करना है। किस तरह से क्लोज करना है? तो देखिए मैं क्लोजिंग के लिए कलर ले लेता हूँ, कोई और येलो कलर ले लेता हूँ, बहुत ईजी रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहता है। पहले देख लीजिए कोई इनर कॉलम में है तो उसे क्लोज कर दीजिए। तो इनर कॉलम में उसे क्लोज करें अगर, तो जैसे परचेस है, तो परचेस का एक टोटल कॉलम क्लोज करने के बाद बचता है 2,61,000, और सेल्स में बचता है 7,30,000। नाउ डू द टोटल कीजिए पहले आप क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल करोगे ना इस तरफ का, तो आता है 9,18,000। 9,18,000, इस 9,18,000 में से ये पूरी वैल्यू जो है वो माइनस करनी है, -80, -2,61,000, -3, -1, -18,000। क्लियर? इतना माइनस करने के बाद क्या बचा? तो 5,55,000। इसे हम कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये P&L अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले टॉप पर लिख दिया जाता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,55,000। अब P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 5,55,000 प्लस 14,000 प्लस 1,200। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 5,70,200। 5,70,200 में से ये सारी चीज़ें जो है डेबिट साइड में वो सब माइनस कर दो। क्या क्या माइनस करना है? ये फिर नेक्स्ट पेज पे मेरे पे, आपके पास तो एक ही पेज होगा। ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद बचता है 2,87,200। ये है नेट प्रॉफिट जो कि ट्रांसफ़र होगा कैपिटल में। तो चलिए कैपिटल में, तो ये कैपिटल में प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया 2,87,000 नेट प्रॉफिट। इस तरह से टोटल कैपिटल हो गया इधर 6,17,200, जिसमें से ड्राइंग्स कर देंगे माइनस, तो बचा 5,92,000। ये बचा कैपिटल। अब बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल टैली होना चाहिए, तो दोनों साइड का टोटल टैली कीजिए। ठीक है, मेरा तो कंप्यूटराइज्ड है, जो बुक में था वैसा ही है, तो यहाँ तो टोटल टैली हो जाएगा 8,65,000 एंड 8,65,000। ठीक है, आप टोटल करोगे तो आपका भी टैली होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, ये मेरा मिथ भी हो सकता है, आपको समझ में आया हो तो बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है, देखिए इतने होमवर्क तो दे चुका हूँ, 24, 25, 26, 27 इलस्ट्रेशन 2 टाइम्स करना है, और एक्सरसाइज में सब नंबर 5, 6, 7, 8, 9 2 टाइम्स करना है। ठीक है, तो मेरे लिए जो एक्सप्लेनेशन वर्क था वो यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है, अब कोई जो डाउट्स रह जाएंगे एडजस्टमेंट में, वो आपको मैं जूम लेक्चर पर बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।